हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजी है, ठीक है, और फिर हम आगे मूव करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास m है। इनिशियली वो एट t=0 पर कहाँ पर है, x=0 पर और रेस्ट में, ठीक है। और उसके ऊपर अब x डायरेक्शन में इतना फोर्स लगता है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा उस पर्टिकुलर पार्टिकल का वेलोसिटी का ग्राफ होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि फोर्स के बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स कितना दे रखा है बेटा, F0 e⁻⁻bt के बराबर दे रखा है, ठीक है। क्योंकि हमने वेलोसिटी में आंसर निकालना है तो एक को क्या लिख सकता हूँ मैं, dv/dt, ठीक है। dv/dt इज इक्वल टू F0 e⁻⁻bt। dt और m को उधर ले जाओ तो dv इधर बच जाएगा, डेट्स विल बी इक्वल टू F0/m e⁻⁻bt इंटू dt। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0, जब टाइम t थी तो वेलोसिटी v, क्योंकि इनिशियली बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है, इसलिए मैंने ये 0 पुट किया, ठीक है। तो ये तो जब सोल्व करेंगे तो v आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, F0/m को इंटीग्रेशन से बाहर लेके जाओ और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e⁻⁻bt/b। क्लियर है बात आपको। एंड लिमिट फ्रॉम 0 से t, ठीक है। जब आप t पुट करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर e⁻⁻bt/-b, ठीक है। और जब आप 0 पुट करेंगे तो e⁻0 समथिंग की पावर 0 कितनी होती है बेटा, 1 होती है, ठीक है। और ये माइनस इधर है तो आप इसको 1/-b लिखेंगे। समझ आ रही है बात। और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं v को क्या लिख सकता हूँ, v विल बी इक्वल टू F0/mb, ठीक है। b को मैंने बाहर ले लिया है और यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो 1 - दिस लिख दूँगा, 1 - e⁻⁻bt। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। अब देखो जरा बेटा, जब t को 0 पुट करोगे, ठीक है, इनिशियली t = 0, जब t को 0 पुट करोगे तो e⁻0 है ना, और समथिंग की पावर 0 कितनी, 1 होती है, ठीक है। तो 1 - 1 0, तो इनिशियली बॉडी कहाँ से स्टार्ट करेगी, 0 से स्टार्ट करेगी, हर कर्व में 0 से स्टार्ट कर रही है। वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे जैसे t बढ़ेगा, ठीक है, अब देखो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/e⁻bt। समझ आई बात। जैसे जैसे t बढ़ेगा तो ये पावर भी बढ़ेगी, और ये पावर बढ़ेगी तो टोटल ये पावर घटेगी, ठीक है। अरे देखो ये क्या है, x/y = z कह रहा हूँ। जैसे जैसे t बढ़ेगा तो ये पावर बढ़ेगी, मतलब अल्टीमेटली y बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे y बढ़ेगा तो z तो घटेगा, तो अल्टीमेटली z ये घट रहा है। क्लियर है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे जैसे t की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे ये पावर घट जाएगी, और एक समय पर ऐसा आएगा कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। क्लियर है। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बचेगी, F0/mv। डेट विल बी योर आंसर दिस। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वैल्यू और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी, और आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, F0/mv। तो आपका ऑप्शन क्या है, बी है। क्यों है, इनिशियली 0 है और मैक्सिमम कितनी होगी, F0/mv। देखो इन कर्व में क्या हो रहा है कि ये वैल्यू फिर से घटने लग गई है बेटा। जब ये t की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू तो छोटी होती जाएगी। इस वैल्यू के बढ़ने का अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये कर्व तो कभी भी नहीं आ सकते। क्लियर है बात। और इन दोनों कर्व में आपको देखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, F0/mv। तो दैट ऑप्शन विल बी राइट। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन कल करवाया था बेटा मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ पर, उसमें भी काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 3 बॉडी दी थी मैंने आपको, बॉडी 1 जिसका मास m1 है, बॉडी 2 जिसका मास कितना है, m2 है, और ये कितनी थी, बॉडी 3 जिसका मास कितना है, m3 है। और इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, ठीक है कि नहीं बात आपको। अब होगा क्या, मैंने आपसे पूछा था कि एक तो एक्सेलरेशन बताओ और एक बताओ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, डेट विल बी दिस, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और एक पूछा था मैंने फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 बताओ, डेट विल बी दिस फोर्स। क्लियर है बात। चलिए इनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या है आपको, पहले एक्सेलरेशन निकालो, क्योंकि फोर्स अगर इस बॉडी पर लगेगा तो तीनों बॉडी बराबर मूव करेंगी, मतलब तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। और एक्सेलरेशन कैसे निकाला जा सकता है, फोर्स बाय मास करके।
और क्योंकि मैं अब ऐसे सोच सकता हूँ कि ये एक बॉडी है जिसका मास कितना है m1 + m2 + m3, तो एक्सेलरेशन इतना आ गया बेटा। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होगा नहीं। अब बात करते हैं बॉडी 1 के फ्री बॉडी डायग्राम की। ठीक है, बॉडी 1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो दिस विल बी f एंड दिस विल बी F12, क्योंकि 1 ने 2 पर लगाया है तो 2 भी किस पर लगाएगी, 1 पर लगाएगी। दिस इज़ फोर्स 1 2, एक इसका खुद का mg लगेगा और एक r लगेगा। क्योंकि बॉडी सिर्फ इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो r mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इनके लिए हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और नेट बॉडी इस तरफ भागेगी विद एक्सेलरेशन a। f - F12 विल बी इक्वल टू m1 × a। f - F12 m1 और एक्सेलरेशन कितना आया था, f/m1 + m2 + m3। क्लियर है बात। अब इसको उधर ले जाओ और इस टर्म को उधर ले जाओ, f माइनस इज इक्वल टू F12 बेटा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लो आप इसका। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा f × m1 + m2 + m3 और माइनस m1f। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू F12। जब आप इसको खोलोगे तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बचेगा m2 + m3 × f डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3, दैट विल बी इक्वल टू F12। ठीक है, F12 की डायरेक्शन ये मानी थी आपने, तो ये आपके पास आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या था, F21। F21 का मैग्नीट्यूड हूबहू ये होगा। ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ये होगी, आपने वो मान भी रखी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो इस तरीके से आपका F21 आ गया। ठीक है, लेकिन कई बच्चों ने मेरे से ये बोला कि सर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और फिर आप मेरे को आंसर निकाल के दिखाओ। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसको याद रखना, F21 कितना आया है या फिर F12 कितना आया है, इसको ही हम मैच करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप, अगर मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा होगा F21 और यहाँ पर लग रहा होगा F23। क्लियर है बात। और M2 ये रहा मेरे पास, वेट नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगी। ठीक है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये कहता है कि F21 - F23 = M2 × A। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले मेरे को किसको निकालने की जरूरत पड़ गई है, F23 की। ठीक है, अब मैं 3 बॉडी का डायग्राम बनाता हूँ, तो ये आ जाएगा F32 किस पर लग रहा है, M3 पर, और इस तरफ ये भाग रहा है A एक्सेलरेशन से, तो F32 विल बी इक्वल टू M3 × A। निकाल लो बेटा, M3 × F डिवाइडेड बाय M1 + M2 + M3। देखिए ये F32 है और हमें क्या चाहिए, 23। देखो F32 और 23 अपने आप ही आपने ऐसे लिए हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। आपने पहले ही डायरेक्शन को सही अज्यूम कर लिया है, तो सिर्फ अब आपको इसका मैग्नीट्यूड रखना है। कई बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, इसके साथ ही माइनस साइन ले रहे हैं। नहीं, वो देखो डायरेक्शन आपने पहले ही कंसिडर कर ली है, उसकी अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैग्नीट्यूड रखो आप, F21 - M3F, ठीक है, और M1 + M2 + M3। क्लियर है, और इधर की तरफ क्या है, M2A। जब ये इधर की तरफ जाएगा, A को वापस क्या पुट कर लो आप, F/m1 + m2 + m3। क्लियर है, जब ये चीज़ इधर की तरफ जाएगी तो देखो ये चीज़ तो सेम है। ठीक है, और M2 और M3 ऐड हो जाएंगे और उनके साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, F, तो दिस विल बी F21। क्लियर है, सेम आएगा बेटा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, हाँ ये चीज़ देखो, आप पहले ही कर चुके हो, डायरेक्शन की चिंता मत करना, आप पहले लगा चुके हो। F12 इधर लग रहा था, तो ये डायरेक्शन आप पहले ही इस तरफ अज्यूम कर चुके हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। क्लियर है बात आपको। तो अगर आप ये पूछे तो ये भी आपके पास आ गया, देखो क्लियर है कि नहीं बात आपको। और F21 भी मैंने दोनों तरीक़ों से आपको निकाल कर दिखा दिया है, तो कंफ्यूज ना हो, मैग्नीट्यूड पुट करें, क्योंकि डायरेक्शन आपने पहले ही कंसिडर कर ली है। अब वापस नेगेटिव लगाकर तो आप चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। क्लियर है बात। चलिए अब इस पार्ट का लास्ट टॉपिक, डेट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस को डिस्कस करते हैं।
ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अलग नाम दे दिया गया है, तो उसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है और उसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3। क्लियर है बात आपको? ठीक है, क्या ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं? बिल्कुल है, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, आप वेक्टर में जाकर देखो, मैंने आपको बता रखा है नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स या नेट फोर्स कितना होना चाहिए बॉडी के ऊपर, 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब समीशन ऑफ ऑल दीज फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं बात आपको? और जब नेट फोर्स 0 होगा तो यानी कि या तो बॉडी रेस्ट पर होगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दिया क्या जाता है, वो बोलेगा आपको कि इस बॉडी पर इतना F2 लग रहा है, मतलब F2 की वैल्यू दे देगा, F3 की वैल्यू दे देगा, और ये एंगल भी दे देगा आपको। लेट ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया और ये एंगल दे दिया। लेट ये θ1 हो गया, ये θ3 हो गया और ये कितना हो गया, θ2। आपको तीनों एंगल दे देगा, 2 फोर्स दे देगा और पूछेगा अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो F1 बताओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर बेहिचक क्या लगा सकते हैं, लामी थ्योरम लगा सकते हैं। लामी थ्योरम कब लगती थी, जब बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम में। लामी थ्योरम क्या है, F1 बाय साइन θ1। F1 के सामने वाला एंगल देखेंगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू F2। F2 के सामने एंगल कौन सा है, θ2 है, F2 बाय साइन θ2। क्लियर है? और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ F3 बाय साइन θ3। ध्यान से देखो इस पेयर को, ये चीज़ आपको पता, ये चीज़ आपको पता, ये चीज़ आपको पता, ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? तो लामी थ्योरम से क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब एक और तरीका है जिससे आप और सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, वो है वेक्टर का रिजोल्व करके। देखो ये θ1 है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ, F2 cos θ1/2। ये टोटल θ1 था तो ये कितना होगा, θ1/2। ठीक है, इसी तरीके से ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस F3 का, F3 cos θ1/2। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है, और ये कंपोनेंट हो जाएगा F3 sin θ1/2। इसी तरीके से ये हो जाएगा F2 sin θ1/2। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं अगर बॉडी को रेस्ट में रहना है तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, और y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो आप 2 फोर्स उस तरफ लग रहे हैं, डेट विल बी इक्वल टू F2 cos θ1/2 प्लस F3 cos θ1/2। ठीक है, और ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसको अगर मैं नेगेटिव लिखूँ -F1 इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होंगी, ये चीज़ आपको निकालना होगी। इसी तरीके से y डायरेक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, F2 sin θ1/2। ठीक है, ये अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानूँ साइड तो ये साइड नेगेटिव मानूंगा, -F3 sin θ1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 इक्वेशन ऐसे भी लिखकर आप अननोन्स को निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। पार्ट ए को मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक टॉपिक है रॉकेट वाला, वेरिएबल मास सिस्टम, वो अपने सिलेबस में नहीं है तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात आपको? ठीक है, इस पार्ट के टेस्ट के लिए आप तैयार रहें, मेहनत करते रहें, अपनी प्रॉब्लम पूछते रहें, और नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, फ्रिक्शन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।